आप सबका स्वागत है एक और हमारी नई वीडियो में। इसमें हमारे सीटेट में जो जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जितने भी सीटेट के सीडीपी के क्वेश्चन हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। यह क्वेश्चन हम जो है 29-30 करके जो है सो सीडीपी में करेंगे ऐसे करके। उसके बाद अन्य सब्जेक्ट की जो है सो हम क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है सीडीपी का, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। दूसरा है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा है विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। पहली बार विकास को मापा नहीं जा सकता है। और जो है विकास का जो है सो एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्र में विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, विकास तो प्रभाव पड़ता है। दूसरा है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन ये भी है विकास इस दोनों से प्रभावित होता है। तो सही राइट आंसर क्या है, ए, विकास जो है शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। दूसरा हमारा बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। ए, केवल आनुवंशिकता से, तो केवल पर्यावरण से। सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। चौथा, ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से। तो मैं आपको बता दूं जो ये आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से होता है। और एक और ट्रिक है इसमें जो है सवालों का जवाब देने का। देखिए, जब जिसमें सिर्फ केवल सिर्फ ओनली जैसे शब्द लगा हो, जो केवल एक ही उत्तर होगा या केवल यही होगा, तो वो सब जो है सो ज़्यादातर गलत ही ऑप्शन होते हैं। उस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है सो सार्वभौमिकरण के प्रयोग से आप आंसर देते हो। सभी की भलाई की तरह आप बच्चों को जो है सो जिसमें अच्छे प्रकार से भलाई हो, जिसमें अच्छे प्रकार से विकास हो, उस प्रकार से आंसर देना होता है। आप देखिए, ये दोनों में केवल लगा हुआ है, फिर इसमें केवल लगा हुआ है, तो ऐसे के करके ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे। उस ऑप्शन में केवल ज़्यादा लगा होगा या सिर्फ ज़्यादा लगा होगा, तो वो सब जो है ज़्यादातर गलत ही उत्तर होते हैं। अगर आपको नहीं पता रहता है तो आप जो है केवल जो अगर क्वेश्चन का सटीक आंसर नहीं पता रहता है तो आप ऐसे करके छांट सकते हो। जो केवल या सिर्फ जिसमें लगा हो तो उसे हटा के अपना जो जिसमें सिर्फ शब्द नहीं लगा रहता है ना, जैसे ये जो है केवल नहीं लगा है, सिर्फ नहीं लगा है, ओनली टाइप वर्ड ऐसे नहीं लगे हैं जो सिर्फ वही होंगे, या वो नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है, तो ये सब जो है गलत ही होते हैं। तो इसमें आप ऐसे देख सकते हो कि किससे प्रभावित होता है, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। थर्ड क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा। ऑप्शन ए, केवल मुख श्रवण को प्राथमिकता देता है। 2, अधिमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। थर्ड, अंक उन्मुख होता है। चौथा, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। एक प्रगतिशील कक्षा क्या होता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या करता है, सम्मान करता है। अधिगमकर्ता यानी छात्र जो होते हैं, जो अधिगम करते हैं, जो ग्रहण करते हैं पढ़ाई, उनकी क्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते हैं। उनकी जो आपस में जो भिन्न रहती है, चाहे भाषाएं भिन्नता हो या धर्मों में या जातियों में, सब में क्या करता है, वो सम्मान करता है, सबको एक दूसरे से सम्मान करता है। उसका चौथा है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। अब लॉरेंस कोहलबर्ग के आपने पढ़ा होगा, जो हमारा नैतिक विकास जो 3 तरीकों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा में जो, तो उसमें जो है सो एक रहता है 3 ठो टाइप्स दिए गए हैं। तीनों टाइप्स के जो है सो आधार दिए गए हैं, जो उस आधार पर जो है सो इनको एज को बांटा गया है। तो एक है सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना। तो सजा टालने के लिए कौन से नियमों का पालन करते हैं, ये कौन से चरण में आता है। ए, प्रथम पूर्व चरण। बी, अमूर्त संज्ञानात्मक चरण। सी, प्रथागत चरण। डी, उत्तर प्रथागत चरण। तो इसमें क्या होगा, प्रथा पूर्व चरण। तो पांचवा हमारा, अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीकों का प्रयोग करने चाहिए। पहला, जिसमें संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। दूसरा, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। तीसरा, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने का महत्व दे। चौथा, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करे। अब देखिए, अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके का प्रयोग करना, कैसे तरीका प्रयोग करना चाहिए, इसका क्या होगा, थर्ड राइट आंसर होगा, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने का महत्व है। छठा हमारा, जो हमारे वाइगोत्स्की के सिद्धांत की मुख्य व्याख्या करता है। ए, आनुवंशिकता के विकास में प्रभावी की। बी, दूसरा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। तीसरा है समाजीकरण के जीव परिस्थिति मॉडल की।
चौथा है प्रेरणा और आरोपण प्रतिरूप की प्रभावती। तो ले उसकी का जो सिद्धांत है वो मुख्य व्याख्या क्या करता है संज्ञानात्मक विकास में, तो संज्ञानात्मक विकास के में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। सातवां हमारा क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अब देखिए, एक क्रिकेट वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक क्या अधिकांश लड़कों से सवाल पूछता है लेकिन लड़कियों से नहीं पूछ रहा है। तो अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? ए जेंडर सशक्तता, बी जेंडर पक्षपात, सी जेंडर प्रासंगिकता या संबंधता, चौथा जेंडर धमकी। तो देखिए, इसमें जो आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है जो लड़की लड़कियों में जो है अध्यापक भेद कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, जेंडर पक्षपात कर रहा है। उसके बाद हमारा है 8वां है बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? नियंत्रण वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, विज्ञान की सक्रिय संचार प्रक्रिया को, तीसरा किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, चौथा दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। अब देखिए, इसमें बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका जो है सो किसको महत्व ज़्यादा देगी? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर जो होगा सो होगा ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। उसका क्या हो जाएगा, आपका दूसरा हो जाएगा ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया का। उसके बाद हमारा नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद आपका देखिए नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? अब जो है सामाजिकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो आप एक बात ध्यान में रख लीजिए, जो सामाजिकरण का सबसे प्राथमिक कारण जो है सो आपका जो है परिवार ही होता है और कोई नहीं होता है। परिवार के बाद ही सामाजिकरण होता है। यानी सामाजिकरण कितने प्रकार का होता है? सामाजिकरण जो है सो आपका सोशलाइजेशन जो है सो 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी में जो होता है आपका जो फैमिली आता है, बाकी सब जो है आपका सेकेंडरी में आता है। क्या आता है? बाकी सब कुछ सेकेंडरी में आता है। चाहे स्कूल ले लीजिए, चाहे आपका जो है सोसाइटी ले लीजिए, और अन्य सारे चीज़, मित्र समूह, फ्रेंड ग्रुप्स और सारे जो होते हैं आपके सेकेंडरी फ्रेंड ग्रुप में आते हैं। ये आपके, और जो हमारा प्राइमरी जो है सो उसमें फैमिली सिर्फ आती है। तो इसका क्या हो जाएगा, निकट परिवार होता है। उसके बाद 10वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के जन्म है? आपने संज्ञानात्मक विकास जो हमारे जीन पियाजे साहब हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। उन पे जो है सो अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के चरण जो है सो कौन से बच्चे कितने साल में आते हैं, कौन से अवस्था में ये आते हैं? तो जन्म से 2 साल या 2 से 7 साल, 7 से 11 या 11 साल के ऊपर। तो क्या होगा, 7 से 11 साल। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में एक ऐसी आकलन योजना करेंगे जो, अब देखिए, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखता है। क्या करता है? बच्चे विभिन्न गतियों से सीखता है और अलग अलग तरीकों से सीखता है। तो आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो ए सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, बी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सम्मिलित करे, सी बच्चों के सीखने के तरीकों को संबंधित न हो, चौथा आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। अब देखिए, आपको क्या करना है, इसमें जो आपको सबसे बेटर क्वेश्चन होंगे, जो ऑप्शन होंगे ना, उसको चूज करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सभी विद्यार्थियों के लिए समान, आप तो जो है सो गतिविधियाँ और अलग अलग तरीके से सीखता है। तो अगर अब सभी विद्यार्थियों के लिए समान रखेंगे तो कैसे सीखेगा? केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सम्मानित करेंगे ऐसा नहीं है। अब अपनी जो जांच करेंगे तो उनके सीखने के तरीके अलग अलग तरीके, तो आप क्या करेंगे, उसको जो आकलन करेंगे तो अलग अलग तरीक़ों से करेंगे। क्या करेंगे? आप जो इसका आकलन योजना करेंगे सो विभिन्न प्रकार के करेंगे, सिर्फ आप प्रश्नों के लेकर या समान कोई एक चीज़ को लेकर या सीखने के संबंधित तरीक़ों से संबंधित, जो आप, ये तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, जो कि बच्चे के जो है सो सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, ये गलत है। चौथा आपका है जो आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित हो। आकलन क्या हो, अलग अलग तरीक़ों पर आधारित हो, आप एक आधार पर आकलन नहीं कर सकते हो। 12 ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? तो ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? ए समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, दूसरा गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, डंडा आ गया इसमें। थर्ड है समस्याओं को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और शय देना, चौथा प्रक्रिया को अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। अब इसमें जो सबसे अच्छा जो आपको लग रहा होगा वो थर्ड लग रहा हो, समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक रहे हैं तो उन्हें आप हिंट दे सकते हो। बच्चे को जो है गतिविधि कर, बच्चे
आप ये इस आधार पे भी उत्तर दे सकते हो। और जो ऑप्शन में आपको बच्चे ज़्यादा सक्रिय दिखते हैं ना, उस ऑप्शन में राइट आंसर होता है वो। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। दूसरा, बुद्धिमत्ता संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा, एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। चौथा, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चौथा, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन से सबसे सक्रिय इसमें लग रहा है बच्चे जो है। अब बुद्धिमत्ता जो है सो विद्यालय में क्या है? बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से क्या है? बहुत अधिक है बुद्धिमत्ता। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न से किसका उदाहरण है? आपको जो सीडीपी में जो 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 थोड़े भी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन दिखेंगे, मजबूत क्वेश्चन दिखेंगे, वो आपके जो है सो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको लगेंगे जो स्ट्रॉन्ग है। अब इस प्रकार का आपको एक उदाहरण दे दिया जाता है और आपको जो है ना उसके अनुसार उनके जो है सो साइकोलॉजिस्ट के अनुसार उनको उस अवस्था में रखना होता है, एग्जाम्पल के अनुसार। तो इनके अनुसार जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका यह प्रतिक्रिया निम्न से किसका उदाहरण है? पहला, आत्मसत्ताकरण या समावेशन। 2, प्रतीकात्मकता। सी, पदार्थ स्वायत्व। चौथा, अस्थिगत अनुकरण। इसका क्या होगा? आत्मसत्ताकरण या समावेशन, इसका एक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? ए, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। तीसरा, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। चौथा, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। चौथा गलत, तीसरा गलत। इसका क्या राइट आंसर होगा? ए, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। भाषा क्या करती है? संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है? ए, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। बी, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा। 3, लगातार अभ्यास और दोहराकर। चौथा, केवल अनुकरण द्वारा। तो बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो अन्वेषण को प्रोत्साहित करके या अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा। ये दूसरा तो बिल्कुल गलत है। लगातार अभ्यास द्वारा, केवल अनुकरण द्वारा, ये तो केवल आ गया, ये तो गलत है। आप किस प्रकार सुसाध्य करेगा? तो जो है उनके सृजनात्मकता को क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे, अन्वेषण और प्रोत्साहित करके। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, गुणज वैकल्य सीधे तौर पे निम्न से किससे संबंधित है? ए, गति विषयक अशक्तता से। दूसरा, दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने के प्रभाविता से। तीसरा, सांगीतिक योग्यता से। चौथा, गणितीय संकल्पों के अधिगम की कठिनता से। तो ये जो होगा आपका जो राइट आंसर इसका जो होगा जो होगा सो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, तो ये चौथा होगा, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। उसका 18 नंबर है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिल हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए? ए, भेदभावात्मक, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, अलगावात्मक, ये भी बिल्कुल गलत है। या साम्यता पर आधारित। चौथा, समता पर आधारित। तो ये जो है साम्यता पर आधारित है या समानता पर आधारित, यानी इक्वलिटी या इक्विटी पे। तो आपका जो होगा क्या होगा? इसका जो राइट आंसर जो आपका बनेगा ना, वो आपका हो जाएगा साम्यता पे। किस पे हो जाएगा? विद्यार्थियों जो निजी वर्ग के होंगे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होंगे निजी विद्यालयों में, जो इन छात्रों में सफल है, तो क्या करना चाहिए आपको? जो है साम्यता पर आधारित शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे में क्या हीन भावना नहीं जो पनपती है। साम्यता कहने का मतलब ये है, जो बच्चे को जिस चीज़ का अनुरूप, जैसे कमजोर वर्ग के अनुरूप है ना, तो उनके अनुरूप पर पढ़ाना चाहिए, साम्यता नहीं दिखाना चाहिए। जो सबको जो उनके अनुरूप, जो आप कमजोर वर्ग वाले को जो किस आवश्यकता है उसे आप पूर्ति कीजिए और उस प्रकार से लेवल में आके उनको पढ़ाइए। जो मतलब जो अगर जो आर्थिक रूप वाले बच्चे से क्या हो, वो अपने आप को जैसे हीन ना जो दिखे, वो अपने आप से उनको सामने में अपने आप नीचा ना जो है दिखे। अब उसको उस प्रकार से आप स्टेज क्रिएट करिए, उस प्रकार से उसका माहौल पैदा करिए और उससे क्या हो, आप क्षमता आधारित जो इसको शिक्षण प्रदान कीजिए। उसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? ए, शाब्दिक रूप से। बी, दृश्य रूप से। सी, मौखिक रूप से। डी, बहुल रूप से। तो एक समावेशी कक्षा में जो है ना सूचना को बहुल रूप से जो है सो प्रस्तुत करना चाहिए।
इसका 20 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? ए व्यावसायिक शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, सी अलगावी शिक्षा, डी सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। ये इंपॉर्टेंट है आपको, जो है सो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर आपने डीएलएड या बीएड किए हो तो आप इसमें बहुत सारे देखे होंगे जो आप जो है सो समावेशी शिक्षा आ गया है। अब किसी से भेदभाव किसी आधार पर नहीं किया जा सकता है, सबको एक समान नज़रिए से देखना है और एक समान शिक्षा एक विद्यालय भवन में एक जगह पर एक कक्ष में बैठा के देना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अधिगम एक नियंत्रण प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया में, ये तो सही है। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। तीसरा, अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित है। चौथा, अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरोध रूप से नहीं। तो गलत जो है सो इसका सेकंड हो जाएगा, यानी अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे को बारंबार यह बोलने से है कि वो अधिगम के लिए योग्य नहीं है, किस संभावना को बढ़ाता है? अब बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वो अधिगम के योग्य नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता है, तो ये किस भावना को आपको दर्शाता है, किस भावना को बढ़ाता है? तो ये बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित हैं या निष्प्रेरित हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये जो है हमको राइट लग रहा है। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी। तीसरा, बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा। चौथा, बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चे जो है अधिगम पर जो है सो, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पहला। बच्चे जो है सो क्या हो जाएंगे, अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएंगे, यानी निराश हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाएंगे? पहला, उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर। दूसरा, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके। तीसरा, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों की मानकर। चौथा, यंत्रवत याद करके। तो समस्या समाधान कौशल किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो समाधान के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। क्या करेंगे? समाधान के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा आपका। 24 नंबर है, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? ए संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री का। दूसरा, चित्र, संकेत या मूर्त सामग्री। मूर्त सामग्री उस प्रकार से जैसे आप छू के उसको उदाहरण दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो जो प्रेजेंट रूप में उसमें उपस्थित हो, यानी जो आपका जो है सो प्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हो इस प्रकार के। तीसरा है संकेत, मूर्त सामग्री या चित्र। चौथा है मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत। तो प्राथमिक कक्षाओं के संपल अध्यापन हेतु विषय वस्तु प्रस्तुत करने कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आप मूर्त सामग्री, यानी प्रत्येक रूप से किसी चीज़ को उदाहरण देगो जो है आप देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, चित्र द्वारा, उसके बाद आप संकेत द्वारा समझाएंगे। ये चौथा है आपका। 25वां है आपको, बच्चे के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। परिवंती अभिमुखी अधिगम, वो अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? अब परिवंती अभिमुखी अधिगम क्या हो, जो अधिगम को समझने पर जोर दे। तो बच्चों का अधिगम कक्षा पर वातावरण काफ़ी प्रभाव पड़ता है। परिवंती अभिमुखी अधिगम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? ए प्रदर्शन अभिमुखी, बी स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक। थर्ड है आपका अध्यापक प्रधान, ये बिल्कुल गलत है। चौथा है सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। कैसा होना चाहिए? चौथा एकदम बिल्कुल सही है आपका, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। इसका हमारा 26 नंबर का हो जाएगा। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? परीक्षाएं अधिगम की चरण लक्ष्य है। और दूसरा, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इससे अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रियता संलग्नता की आवश्यकता होती है। अधिगम क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं सक्रियता की जो है एक्टिव होने की संलग्नता की आवश्यकता होती है। जिसमें अधिगमकर्ताओं को अधिगम क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें जो अधिगमकर्ताएँ हैं उनको सक्रिय रहना होता है। 27वां नंबर है हमारा क्वेश्चन, अधिगम का सामाजिक सृजनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्व पर बल देता है। पारस्परिक क्रियाओं, ए पुरस्कार और दंड। तीसरा, अनुवांशिकता। चौथा, अनम्य अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागमों। तो इसका क्या हो जाए, किस पे महत्व देता है? विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्ता पर बल देता है, तो पारस्परिक क्रियाओं पर। 27 का हो जाएगा। उसके बाद हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? ए आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा। चौथा, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा। तो इसका क्या हो जाए, जिज्ञासा जो है सो आंतरिक अभिप्रेरणा है, जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो 29 नंबर है आपका, विद्यार्थियों के
संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को एक छात्रों को केवल यंत्रवंत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो प्रस्तुत किया गया है जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों से में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। चौथा, अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। इसमें देखिए, इसमें सीमित की बात आ गई, केवल सिर्फ ऐसे करके बात जो है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। इसका क्या होगा, राइट थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल राइट। जो प्रस्तुत किया गया है जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों से संबंध स्थापित करने पर अवसर प्रदान करना चाहिए। उसके बाद हमारा 30 नंबर जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ए अभिप्रेरणा, बी सामाजिक संदर्भ, सी संवेग, डी शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो इसमें जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ए, बी और डी, दूसरा ए, सी और डी, तीसरा बी और सी, चौथा ए, बी, सी, डी, चारों। तो निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अभिप्रेरणा भी करती है, सामाजिक संदर्भ भी करती है, संवेग भी करती है, शिक्षा शास्त्रीय उपागम भी करती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो आज का जो हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा, और आपको जहाँ कहाँ भी इसमें परेशानी आई हो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं उस पर जो है अगले वीडियो में या वहीं पे कमेंट बॉक्स में जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बाय, स्टे ट्यून्ड।